नमस्कार आप सभी को। कल की क्लास में हमने देखा था बिहार राज्य विशेष के घटनाक्रम के अंतर्गत बिहार के बजट के बारे में, बिहार की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न और वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हमने 10 प्रश्न देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सीरीज में भी ज्यादातर जो प्रश्न है वो बिहार की आर्थिक समीक्षा से हैं और बिहार के बजट से देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों टॉपिक को खूब अच्छे से देखना है, खूब मन से देखना है। तो सभी उपस्थित हो जाएं जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें और आपकी परीक्षा में जो नए बदलाव हैं उसको सकारात्मक रूप से लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरी समझ से बहुत ही आप कह सकते हो कि बेहतर कदम है आयोग का। निश्चित रूप से इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो आप सबके हिसाब से क्या है जरूर बताइएगा। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं जिससे इस सेशन को हम बढ़ा सकें और आज के जो प्रश्न हैं उनको हम देख सकें। चले सभी उपस्थित हो जाएं। चले अब शुरुआत करते हैं। आज भी कल की तरीके से 10 प्रश्न हैं, लेकिन ये जो 10 प्रश्न हैं इसमें काफी डिटेल है तो चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। और ये मान के चलना है कि सभी को आना चाहिए। मैं तो ये जानता हूं प्रयास यही रहेगा कि इसमें कम चीजें बताऊं, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। नहीं पढ़े हो तो जरूर बताइएगा। बिहार बजट 2022-23 की बात हो रही है। बोला जा रहा है कमला नदी बराज के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी गई। बिहार बजट 2022-23 में कमला नदी बराज के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है, चलिए बताइएगा। कमला नदी बैराज के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि बाढ़ रोकने के लिए, क्योंकि बाढ़ से बहुत बिहार प्रभावित होता है, तो बाढ़ रोकने के लिए यदि हम बात करें तो बिहार राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। और ये 600 करोड़ रुपए बाढ़ रोकने के लिए खर्च किए जाएंगे। तटबंधों को निर्माण किया जाएगा, जो तटबंध क्षतिग्रस्त अवस्था में है उनको सही किया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट आप कह सकते हो आवंटन राज्य सरकार ने किया था। इसको आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमला नदी बराज के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई, तो ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कमला नदी बराज के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक फैक्ट और याद रखिएगा, फल्गु नदी है आप जानते हैं, उसके समीप विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो फल्गु नदी के तट पर जो विष्णुपद मंदिर स्थित है, उस विष्णुपद मंदिर के पास वर्ष भर जल की आपूर्ति होती रहे, उस मंदिर के पास नदी में जो है वो वर्ष भर पानी उपलब्ध रहे। तो वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने के लिए भी, विशेष रूप से विष्णुपद मंदिर के पास वर्ष भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भी बिहार राज्य सरकार ने अलग से एक अमाउंट आवंटित किया है। और ये जो आवंटन है ये 266 करोड़ रुपए का है, याद रखिएगा। सिर्फ विष्णुपद मंदिर के पास वर्ष भर जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 266 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि गंगा योजना एक चलाई जा रही है, बजट में भी इसकी बात हुई है। गंगा योजना के माध्यम से कुछ शहर हैं जिनको पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा योजना के तहत किन शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो राजगीर हो गया, गया हो गया, बोध गया हो गया और नवादा हो गया। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, ये 4 क्षेत्र हैं, 4 शहर हैं जिनको जल की आपूर्ति की जाएगी। आइए इस प्रश्न पे आते हैं कि कमला नदी बराज के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई। तो याद रखिएगा 405 करोड़ रुपए, 405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये फैक्ट रट जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रट चुके होंगे आप, बैठे होंगे रट के इसको। बताएं प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है।
चले जवाब दीजिएगा। मुंगेर, पटना, बेगूसराय, अररिया, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। देखो बहुत सारे लोगों ने फास्ट जवाब दिया होगा, बहुत फास्ट दिया होगा, लेकिन आप गलती किए होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मुझे मानना है, मेरा मानना है कि क्या याद रखते हैं कि कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, ये सब याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया मैंने कि कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है। पहले पे कौन है? पटना है, ये सबको पता है। 1,31,064 आप कह सकते हो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है, सबको पता है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आता है बेगूसराय। दूसरे स्थान पे है बेगूसराय। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 51,491 रुपए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक, ये आपको पता होना चाहिए, 491 रुपए। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें कौन है, तो तीसरे स्थान पे आता है मुंगेर। तो पहले स्थान पे आपको याद रखना है पटना, ठीक है, पटना की आय मैंने बता दिया। दूसरे स्थान पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर। कम से कम पहला वाला जो है ना, पटना जो है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। उसको नोट कर सकते हो, 1,31,064। कितना? 1,31,064। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। पहले स्थान वाला ये डिजिट याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के वो जिले कौन से हैं जहां पे प्रति एक व्यक्ति आय सबसे कम है, वो जिले कौन से हैं, 3 जिले कौन से हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा सबसे न्यूनतम है शिवहर में, दूसरा है अररिया, तीसरा है सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और तीसरा आपका आता है सीतामढ़ी। ठीक है, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी यदि हम बात करें कि सबसे कम किसका है, तो आपको पता है शिवहर, उसके बाद अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी। शिवहर का कितना है, तो शिवहर का सबसे कम है, याद रखिएगा, 19,592। 19,592, इसको आपको याद, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पहले पे कौन है सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन है, ये जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अब बात हो रही है आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही? बहुत चर्चा में था ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, भारत के कई सारे राज्य ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर निगेटिव थी। उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल थे। रट लीजिएगा ये राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड, ये रट जाइएगा क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसकी विकास दर निगेटिव थी। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार की जो आप कह सकते हो विकास दर थी वो थी 2.5%, और ये पॉजिटिव विकास दर थी। यहां तक कि जब राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे जो विकास दर थी वो निगेटिव 7.5% थी, लेकिन बिहार की जो विकास दर थी वो पॉजिटिव थी। ये आपको याद रखना है, कितनी थी, 2.5। किन राज्यों की निगेटिव थी मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इनकी निगेटिव थी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे, प्रश्न संख्या 4, इसका जवाब आप दोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार का आंकड़ा क्या है? दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार का आंकड़ा क्या है आपको बताना है। और ऐसे में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विभिन्न राज्य सरकारें, यहां तक कि बिहार में भी हो रहा था कि भैया पढ़ाई ऑनलाइन कराएंगे, हम कोई पढ़ाई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, पढ़ाई हम ऑनलाइन कराएंगे। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, ये बताता है कि जो सरकार की मंशा थी उसका और इस आंकड़े का आप कह सकते हो समन्वय कितना है। क्योंकि इस आंकड़े के आधार पर यदि हम बात करें तो बिहार में ऑनलाइन पढ़ाई हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी, अभी यहां पे पता चल जाएगा, बताएं। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा समूह है जो आज भी दूर संचार से आप कह सकते हो अलग है। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार का आंकड़ा क्या है? 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय आंकड़ा यदि मैं बताऊं तो राष्ट्रीय आंकड़ा है 86.89%। राष्ट्रीय आंकड़ा है 86.89%। यदि हम दिल्ली के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली का आंकड़ा है 270%।
दिल्ली का आंकड़ा है 270%, वही राष्ट्रीय आंकड़ा है 86.89%। इसको भी याद रखिएगा। और यदि आप बात करते हो अपने राज्य की, तो इसका आंकड़ा है 53.69%। मतलब प्रत्येक 100 में से सिर्फ 53.69 लोगों के पास ही दूर संचार कनेक्टिविटी है। इन्हीं के पास ही आप कह सकते हो दूर संचार की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे में जब 53% के पास ही ये सुविधा उपलब्ध है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने 100% को कोविड में खूब शिक्षा दी। कोई भी शिक्षा में आप कह सकते हो किसी भी प्रकार का उनका हानि नहीं हुआ है, स्कूलों के बंद रखने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, सॉरी राज्य सरकार का आंकड़ा है, आपके बजट का आंकड़ा है, आपकी आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंकड़ा आपने ही दिया है। और इस आधार पे यदि आप बोलो कि हमने कोविड में बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है बच्चों की सरकारी स्कूलों में भी, तो कहीं ना कहीं जो है इससे वो विमुख होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 53.69%। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध उत्पादन कितना टन है? बताइए भैया, कितना दुग्ध का उत्पादन होता है बिहार में? आपको बता दें कि 2008 में यदि मैं बात करूं तो 57.67, याद रखिएगा 2008 की मैं बात कर रहा हूं, 2008 की मैं बात करूं तो 57.67 आप कह सकते हो ये आंकड़ा था, उस समय का आंकड़ा था। लेकिन आज कितना उत्पादन होता है ये आपको बताना है। चलिए, कितना लाख टन होता है ये आपको बताना है। 57.67 लाख टन तब होता था, ठीक है, कब? 2008 में। तो आज की तिथि में कितना टन उत्पादन होता है? फास्ट जवाब। ये देखो, सब आर्थिक समीक्षा के प्रश्न हैं, सब यदि आपने बजट पढ़ा होगा तो वहां से आपको पता चला होगा, और निश्चित तौर पे आपने किया भी होगा। तो प्लीज जवाब दीजिए। चलिए, फैक्ट का जवाब दीजिए। देखो, इसका सही उत्तर है 115.02 लाख टन। ठीक है, 115.02 लाख टन ये आंकड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताइएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? मछली उत्पादन में आर्थिक समीक्षा के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। आपको बता दें, पिछले प्रश्न में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का लक्ष्य है 2024-25 का, सरकार ने लक्ष्य, ये पूछा जा सकता है। बिहार राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024-25 तक 7,000 गांवों को, कितने? 7,000 गांवों को हम क्या करेंगे? वर्ष 2024-25 तक 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दुग्ध सहकारी सरकारी समितियों से हम इनको जोड़ेंगे। याद रखिएगा, 2024-25 तक 7,000 गांवों को ये लक्ष्य है। इसमें बोला गया है कि जो दुग्ध समितियां गठित की जाएंगी उनमें 40% ऐसी होंगी जो महिलाओं के द्वारा गठित की गई होंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य है 2024-25 तक 7,000 गांवों को दुग्ध सरकारी समितियों से आच्छादित करना, और इसमें 40% महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। अब इस प्रश्न का जवाब, मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, आप बताएं। मछली उत्पादन आपको बता दें कि यदि पूछ लिया जाए कि कितना उत्पादन किया गया, तो 6.83 लाख टन, 6.83 लाख टन ये उत्पादन है बिहार में मछली का। और 6.83 लाख टन ये उत्पादन का आंकड़ा किसने दिया है? बिहार की आर्थिक समीक्षा ने। और वहां पे बताया गया है कि इसी उत्पादन के साथ बिहार भारत में मछली उत्पादन के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है, और बिहार का स्थान है कौन सा? चौथा स्थान है। ये इसी आर्थिक समीक्षा में बताया गया था, ये आपको याद रखना है। अंडे को लेके यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंडे का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो 10,667, याद रखिएगा 10,667 लाख प्रति वर्ष अंडे का उत्पादन बिहार से होता है। यदि पूछ लिया जाए कि इसके साथ साथ अंडे के उत्पादन, तो ये टोटल हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब था, तो आपको बता दें कि अंडे का जो वार्षिक उत्पादन है यदि हम बात करें तो पहले 10,667 हुआ करता था। कब?
यदि हम बात करें तो ये हुआ करता था 2012-13 का आंकड़ा है, इसको नहीं याद रखना है। अभी जो याद रखना है वो लेटेस्ट याद रखना है। यदि कभी तुलना करनी हो तो इसको आप याद रख सकते हो। आज जो है वो है 30,132.15, 30,132.15 लाख टन उत्पादन आज के समय में होता है। पहले होता था 10,667। तो बहुत प्रगति हमने इस संदर्भ में भी की है, ये आपको याद रखना है। आज 30,133.15 लाख टन उत्पादन हो रहा है, ठीक है, अंडे का। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पिछले 8 सालों में प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन कितना प्रतिशत बढ़ा है। प्राथमिक स्कूलों की बात हो रही है, सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि 8 सालों में ना ये जो नामांकन है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। चलिए बताइएगा, 8 सालों में अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं इनका नामांकन स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में कितना प्रतिशत बढ़ा है। ये भी आर्थिक समीक्षा में डेटा दिया गया है, बताएं। 33.4%, 32.3%, 56.8%, 24.87%, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा है, चलिए बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है 33.4%। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अनुसूचित जनजाति की। अभी तक हमने अनुसूचित जाति का देखा, 33.8%, 4% हमने देखा अनुसूचित जाति का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति का जो नामांकन है वो कितना बढ़ा है पिछले 8 सालों में, मतलब 2012-13 से आज के समय में 2019-20। ये बोला जा रहा है 2012-13 से 2019-20 की बात हो रही, ठीक है। इस बीच कितना बढ़ा है ये आपको बताना है। चलिए, अनुसूचित जनजाति का कितना बढ़ा है, तो अनुसूचित जाति का भी आपने देखा 33.4% देखा था, और अनुसूचित जनजाति का यदि हम बात करें तो 50.5% बढ़ा है। ये आपको पता होना चाहिए। और आज के डेट में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चों का जो नामांकन प्रतिशत है वो लगभग बराबरी पे आने को है। लगभग आप कह सकते हो बराबर ही है, 1 से 2% का अंतर, ठीक है। अगला प्रश्न, पिछले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है बिहार में। बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है 5 वर्षों में, आपको बताना है। 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच में कितना प्रतिशत विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि बिहार में हुई है, आपको बताना है। आपको बता दें कि भले ही विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन जो शोध संस्थान थे, शोध संस्थानों की संख्या वही 15 की 15 है, उसमें कोई भी वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलती है। और विश्वविद्यालय के साथ अन्य जो भी उच्च कह सकते हो आप परास्नातक, स्नातक के जो कॉलेज थे, स्कूल थे, उनमें वृद्धि हुई है, विश्वविद्यालय में वृद्धि हुई है। लेकिन शोध के मामले में जब बात करते हैं तो उनकी संख्या पहले 15 थी, आज भी 15 है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा लगभग 60%, लगभग 60%। 2015-16 में बिहार में 22 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज के समय में यदि हम बात करें तो बिहार में 35 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत, इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालय होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो लगभग 60% इसका सही जवाब है। लगभग 60% विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 60% वृद्धि बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन यदि शोध संस्थानों की संख्या पूछ ली जाए, शोध संस्थानों में क्या वृद्धि है, तो शोध संस्थानों के मामले में पहले भी 15 थे, आज भी 15 हैं, उनमें कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। तो ये दो चर्चा थी। ज्यादातर जो फैक्ट थे बिहार के आर्थिक समीक्षा से थे, बजट से थे, तो इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बाकी नए बदलावों के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने देखा आयोग ने आपके बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकों का प्रावधान किया जाएगा। मतलब कोई भी जब प्रश्न 1 होगा
तो एक अंक दिया जाएगा और निगेटिव के तौर पर एक चौथाई कटौती कर दी जाएगी। तो अब आपको इस तर्ज पे आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने जो फॉर्म फिल करना था उसमें इसी विकल्प का चुनाव किया था जब प्रीलिम्स का फॉर्म वो डाल रहे थे। तो इसीलिए आयोग ने बताया कि प्रीलिम्स में जो जानकारी मिली है, जो डेटा आया है, उसमें बच्चों ने इसी को प्रेफर किया है, इसलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और आज ये क्लास आप 25 तारीख, एक मिनट, क्योंकि इस क्लास को मैं पूर्व में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 20 तारीख है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये क्लास आपको जो मिलेगी 25 को, तो रविवार है, ये क्लास आप 26 तारीख को देख रहे होंगे, सोमवार के दिन आप इस क्लास को देख रहे होंगे। आपको बता दें कि आज के दिन यदि मैं बात करूं तो आज 26 तारीख है, 27 को मैं बिहार के लिए निकलने वाला हूं। और यदि कोई पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज इस क्षेत्र का होगा तो निश्चित रूप से मुलाकात कर सकता है। और बिहार आने का प्लान है, वाल्मीकि जाने का प्लान है, चितवन जाने का प्लान है, तो एक सप्ताह अवकाश है मेरा। लेकिन उसके लिए मैंने आपकी कक्षाएं पूर्व में रिकॉर्ड कर दी हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का सेशन हो, चाहे सुबह 9:30 का सेशन हो, तो आप उसको ईमानदारी के साथ देखिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी कमी रह जाती है, आपके भाई के तौर पे हूं, आप हमेशा बता सकते हो। आपके जो सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। कुछ भी आपको बदलाव चाहिए आप बताइए, आपकी अपनी कोई समस्या है आप बताइए। मैं यहाँ पे, आप अध्यापक के तौर पे मुझको ना देखें, आपके समान मैं ही हूँ, ठीक है। जैसे आप हो ऐसे सेम मैं भी हूं। तो इस तरह से आपको बिहेव करना है, इस तरह से चीजों को लेके चलना है। कहीं भी कोई समस्या होती है, किसी भी संदर्भ में कोई समस्या होती है, आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।